ओके, गुड इवनिंग टू ऑल। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी यहाँ पे इतिहास की सीरीज चालू हो चुकी है जो क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए है, जिसमें हम बात कर रहे थे अ, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हम लोगों ने यहाँ पे बात कर ली थी। जो लास्ट टॉपिक था हमारा, वो जो पहला पार्ट हुआ था उसको हमने कहाँ तक छोड़ा था। हाँ, उस टॉपिक की हमने बात की थी लास्ट के वह कर लगा दिया गया। कर लगा दिया गया। कर जो था बेटा वो दशमांश लिया जाता था। क्या दिया है? दशमांश। ये दशमांश लिया जाता था। इसका मतलब होता था 1/10। अगर कोई व्यक्ति 100 रुपये कमाता है तो उसको 10 रुपये टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। बाकी बचा हुआ पैसा वो खुद उसे अपना जीवन यापन कर सकता है। यहाँ तक हमारी बात क्लियर हो चुकी थी और यहाँ से आगे वाली बात हम करते हैं। यहाँ पर लोग इतने ज़्यादा परेशान, एक तो मजदूरी कम, फिर उसके ऊपर से टैक्स देना पड़ रहा है लोगों को। इस सभी चीज़ों से यहाँ की जनता बहुत ज़्यादा क्या हो गई थी, बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी। दुखी होने के बावजूद उन्होंने राजा के खिलाफ क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। और यह विद्रोह 14 जुलाई 1789 को 14 जुलाई 1789 को इन्होंने बास्तिल का दुर्ग तोड़ दिया था। बास्तिल के दुर्ग में कुछ सैनिक जो बंदी बने हुए थे या फिर जो कुछ बंदी थे उनको रिहा करवा दिया और पूरे के पूरे उस बास्तिल के दुर्ग को तोड़ दिया गया। बास्तिल का जो दुर्ग था उसका निर्माण लुई 14वां ने करवाया था। तो लुई 14वां था वो क्या कहता था कि मैं ही राज्य हूँ और मेरे ही द्वारा बोले गए सारे के सारे शब्द ही क्या बनेंगे? कानून है। ये सब किसका कहना था? लुई 14वां का। जो लुई 14वां था उसने अपने जीवन में हमेशा सिर्फ लोगों को दुखी किया था। इसकी वजह से वो जो एक तरह से क्रूर शासक के रूप में या तानाशाह के रूप में भी जाना जाता है लुई 14वां। चलो यहाँ से इनकी एक एक करके इनको देखते हैं, इनको पढ़ते हैं और इनके बारे में स्टडी करते हैं कौन कैसा था। ठीक है, ये सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये 10 मार्क्स लिया जाता था। ये बास्तिल का दुर्ग या इसको बेटा किला भी बोलते हैं। ये किसके द्वारा बनाया गया था? लुई 14वां इसके द्वारा बनवाया गया था। और इसको यहाँ की जनता ने क्या कर दिया था? तोड़ दिया था। और तोड़ने के बाद में इसमें से कुछ जो बंदी थे उनको रिहा करवा दिया गया और ये विद्रोह पूरे फ्रांस में फैल गया। फैल गया। जब ये विद्रोह हुआ था तो यहाँ का राजा लुई 16वां था। कौन था? लुई 16वां। और लुई 16वां यहाँ का राजा था और इस राजा के खिलाफ इन्होंने विद्रोह कर दिया और इस पर देशद्रोह का यहाँ के राजा लुई 16वां पर क्या कर दिया? देशद्रोह का आरोप लगा दिया। देशद्रोह का आरोप लगाकर फांसी की सजा दे दी। फांसी दी। फांसी दी। अब फांसी देने के बाद में यहाँ पर राजा का शासन खत्म हो जाता है और यहाँ पर जो शासन होता है वो डायरेक्टरी, किसके? डायरेक्टरी के द्वारा सारा का सारा शासन चलाया जाता है। और फिर उसके बाद में 1793 से लेकर 94 तक
रॉबेस्पियर का शासनकाल आता है। किसका? रॉबेस्पियर। रॉबेस्पियर, इसके शासनकाल को बेटा हम आतंक का काल, आतंक का काल कहते हैं, क्योंकि इसने इतना ज़्यादा अपने शासनकाल में विद्रोह फैला दिया था, इन लोगों को इतना परेशान किया था कि इन लोगों ने इसको आतंकी के रूप में देखा गया था, और यहाँ की जनता ने इसको विद्रोही या फिर देशद्रोही कहकर इसको गिलोटिन पर चढ़वा दिया। गिलोटिन से सर कटवाया। ये सारी की सारी हमारी व्यवस्था थी जो रॉबेस्पियर को दिया गया था। और इसके बाद में यहाँ की जो बागडोर है, जो बागडोर थी, वो पूरी पूरी डायरेक्टरी के हाथों में चली गई थी। डायरेक्टरी के 5 लोग हुआ करते थे जो सारा का सारा फ्रांस का सत्ता चला रहे थे। जो भी निर्णय होता था उसको लेते थे। फिर उसके बाद में इन लोगों ने एक व्यक्ति यहाँ पे जन्म लेगा जिसको ये लोग दार्शनिक के रूप में जानेंगे, जिसका नाम होगा, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट। इसका जन्म 15 अगस्त 1769 में हुआ था। इसके पिताजी का नाम कार्ल बोनापार्ट था, और ये नेपोलियन बोनापार्ट के रूप में जाना जाएगा। और ये 1799 को, कितने को? 1799 को जो डिक्टेटरी थी इसके शासनकाल को पूरी तरह से समाप्त कर देता है। और उसके बाद में ये बहुत सारे ऐसे काम करवाता है, इनको मैं तुम्हें एक एक करके पूरा का पूरा बताऊंगा क्या क्या काम करवाता है। और उसके साथ साथ ही इसको ये 1804 में 1804 में ये फ्रांस का राजा बन जाता है, और पूरी पूरी सत्ता को ये अपने हाथों में ले लेता है। फिर ये काफ़ी लगभग 40 लड़ाइयाँ लड़ता है और उन सभी को जीतता हुआ जाता है। बट इससे एक गलती हो जाती है इसके जीवन में कि ये रूस पर आक्रमण कर देता है। रूस पर आक्रमण करने के बाद में इसके साथ बहुत से मित्र राष्ट्र थे, वो सभी लोग मिल जाते हैं, और फिर इस पर वाटरलू के युद्ध में इस पर आक्रमण कर दिया जाता है, जो 1815 में होगा। और इसमें इसकी हार हो जाती है और इसको बंदी बना लिया जाता है। इसके 6 वर्ष बाद इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। पर्टिकुलर 1815 में मरने के बाद में जब इसको हरा दिया जाता है, और तो वहाँ पर वर्साई की संधि होती है। वर्साई की संधि जिसका मेन मुखिया व्यक्ति होगा मेटरनिख, और यहीं से हमारे यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय की शुरुआत हो जाती है। और हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जिसको हम आगे देखते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ ऐसे फ्रांस की क्रांति है, कुछ ऐसी चीज़ें दी हुई हैं जो पूरी की पूरी यूरोप में फैली थी, जिसकी वजह से यूरोप को ही राष्ट्रवाद का जन्मदाता, यूरोप को कह रहा हूँ मैं, फ्रांस को ही राष्ट्रवाद का जन्मदाता माना जाता है। चलो देखते हैं ऐसी क्या क्या चीज़ें थी जिसकी वजह से ये सारा काम हुआ। ये क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एक एक नंबर के रूप में हमें पूछे जाएंगे। ठीक है बेटा, आप लोगों को इनको ध्यान से रखना है और दिमाग में रखना है, और एक एक चीज़ को नोट करते हुए चलना है, जिसकी वजह से भविष्य में आपको इतिहास को दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। इतनी मैं गारंटी दे रहा हूँ बेटा। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना तो पढ़ लीजिए, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये 9th क्लास के विद्यार्थियों के लिए और 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए बताया जा रहा है। ठीक है, चलो अब हम यहाँ से आगे बात करेंगे। बहुत सी ऐसी चीज़ है जो फ्रांस की क्रांति से हमें मिलती है, जैसे समानता और स्वतंत्रता और भाईचारा, या इसको हम बोलते हैं बंधुता। ये सब समानता, स्वतंत्रता एवं भाईचारा या बंधुता, ये हमें कहाँ से मिला हुआ है? फ्रांस से मिला हुआ है। कहाँ से मिला हुआ है? फ्रांस से मिला हुआ है। सेकंड बात, जो लुई जुड़ावा था वो क्या कहता था? मैं ही राज्य हूँ। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मैं ही राज्य हूँ, और मेरा हर एक शब्द क्या है?
शासन एक कानून है, मैं ही राज्य हूँ और मेरा हर शब्द कानून है। ऐसे ऐसे कथन के रूप में पूछ लिया जाता है। तो ये किसने बोला है? लुई चौदहवा ने, सॉरी 16वां कर दिया मैंने, चलो ठीक है। और क्या हो सकता है? और इसमें कुछ दार्शनिक आएंगे जैसे वोल्टेयर, दूसरा रहेगा मॉन्टेस्क्यू, दूसरा आएगा रूसो। ये तीन दार्शनिक थे जिन्होंने अहम भूमिका निभाई थी फ्रांस की क्रांति में। ये तीनों के तीनों थे दार्शनिक थे। जिनको हम बोलते हैं इंग्लिश में फिलोसोफर। एंड अगली वाली बात, इतनी सारी बातें बता दी, और क्या बताने के लिए रह गया था? हम लुई चौदहवा ने ये सारा काम करवा दिया, और इसके बाद जो बचा हुआ था, चलो फिर इसके बाद थोड़ी सी बात कर लेते हैं नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। नेपोलियन बोनापार्ट। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि इसने डायरेक्टरी के शासन को कब समाप्त कर दिया था। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते थे। इसका जन्म 15 अगस्त 1769 को होता है, और डायरेक्टरी का शासन समाप्त कब कर देता है? 1799 को। और हाँ, नेपोलियन के द्वारा फ्रांस और बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना ये भी किसके द्वारा कराई जाती है? नेपोलियन के द्वारा। ठीक है, ये भी सारा काम कराया जाता है। और 1804 को नेपोलियन राजा या सम्राट, नेपोलियन सम्राट बनता है फ्रांस का। और ये नेपोलियन क्या करता है? अपना एक कोड लेके आता है, इसको नेपोलियन कोड कहते हैं। और इसके बाद ये बहुत सारी चीज़ें बदल देता है। नेपोलियन कोड लेके आता है, इसके साथ ही बहुत सारी चीज़ें बदल देता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसकी। और ये 8 जून 1815 को वाटरलू युद्ध में हार जाता है। वाटरलू के युद्ध में हार जाता है, और 1821 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ये सारा का सारा था। तो आप लोगों से पूछा जाता है कि ये क्वेश्चन में समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा या बंधुता की बात है, वो हमें कहाँ से मिली है? तो ये हमें
फ्रांस से मिली हुई है। मैं ही राज्य हूँ, मेरे द्वारा बोला गया हर एक शब्द क्या बनेगा कानून है। ये किसके द्वारा बोला गया था? ये दुष्योधन के द्वारा बोला गया था। वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, रूसो, ये दार्शनिक थे। इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी किसके लिए? फ्रांस को, फ्रांस की क्रांति में। और नेपोलियन बोनापार्ट जिसका जन्म 15 अगस्त 1769 को होता है, ये डायरेक्टरी के शासनकाल को 1799 में क्या कर दिया? समाप्त कर दिया है। जिसने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की थी 1800 में, जिसके नेपोलियन के द्वारा कराया गया था। 1804 में नेपोलियन सम्राट बनता है और कहाँ का? फ्रांस का। और ये क्या लेके आता है? अपना नेपोलियन कोड लेके आता है। इसके पूरी पूरी फ्रांस की व्यवस्था को बदल के रख देता है। जो सारे व्यक्ति थे अब उनको अपने पास एक अधिकार मिल जाता है, वो अपने आप को स्वतंत्र महसूस कर सकते थे नेपोलियन के शासनकाल में। बट 1804 में, इससे पहले ये रशिया पर आक्रमण करता है और वही इसकी सबसे बड़ी भूल होती है, जिसके कारण इसको 8 जून 1815 को वाटरलू के युद्ध का सामना करना पड़ता है और इसको हारना पड़ता है। इसमें हार जाता है। इसके बाद में इसको बंदी बना लिया जाता है। बंदी बनाकर इसको ब्रिटेन में रखा जाता है और 6 वर्ष बाद ये इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इसी के साथ नेपोलियन का जो शासनकाल था वो पूरा का पूरा समाप्त हो गया था। ठीक है, अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। एक कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो दार्शनिक थे, इनकी कुछ शब्द हैं, जैसे वोल्टेयर कहता है कि हमें 100 चूहों का शासन नहीं चाहिए, हमें 100 चूहों की वजह से हम एक सिंह का शासन या शासन करना उत्तम समझते हैं। तो इन्होंने क्या बोला था कि मुझे 100 चूहों जैसा शासन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक सिंह जैसा शासक चाहिए, जो क्या कर सके? पूरे के पूरे फ्रांस को एक अच्छी भूमिका या फिर अच्छे समय के लिए दौड़ा सके। यहाँ पर हमारा ये खत्म होता है और इस पार्ट के बाद में हम शुरुआत करेंगे अपने यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय की, और देखते हैं इसमें ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से, या इसकी वजह से, एक तो सबसे पहला हमारा यही कारण है कि हमने फ्रांस की क्रांति में हमने क्या पढ़ा है कि फ्रांस की क्रांति में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ था वो पूरा का पूरा यूरोप इसमें डूब चुका था। सभी देशों को अब ऐसा लग रहा था जैसे प्रशांत अपने आप जो फ्रांस अपने आप में गणतंत्र हुआ था, उसी तरह से सभी देशवासियों को लगा था या सभी आसपास के पड़ोसी देशों को लगा था कि जिस तरह से फ्रांस ने क्रांति की है, फ्रांस के लोगों ने अपने आप को संघर्षमय बनाया था, उसी तरीके से अगर हम भी अपने आप को संघर्षमय बनाए हैं तो एक तरीके से जिस तरह से आज प्रशांत जो फ्रांस अपने आप में गणतंत्र है, तो उसी प्रकार से हम भी क्या हो जाएंगे? गणतंत्र हो जाएंगे। ऐसा करने में या फिर ऐसी भूमिका निभाने में इन लोगों ने अपना सभी ने योगदान दिया और राष्ट्रवाद को पूरी तरह से जगा के रख दिया। इसी वजह से यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। और यहीं से हम पढ़ेंगे अब वर्साई की संधि, जिसमें मेटरनिख की प्रथा देखेंगे, मेटरनिख क्या कहता था और मेटरनिख क्या चाहता था अपने जीवन में। आज के लिए इतना ही है।